मित्रों नमस्कार। जैसा कि देखिए आज हम फिर एक नए ही अध्याय के साथ उपस्थित हुए हैं, जिस अध्याय का नाम है स्वरों का वर्गीकरण। मित्रों यह परीक्षा की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और इस अध्याय से एक दो प्रश्न जरूर मिलते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं स्वरों का वर्गीकरण, अर्थात स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, वो इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए स्वरों का वर्गीकरण पहले हम जान लेते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हीं को स्वर के नाम से जानते हैं। और स्वर होते हैं 11, यानी स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और देखिए स्वरों के वर्गीकरण यानी स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 9 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर देखिए है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। फिर नंबर 2 पर है जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। फिर अगला है पेशियों के तनाव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। फिर अगला है यानी चौथा देखिए है उच्चारण के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण। फिर अगला है मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। फिर अगला है जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। फिर अगला है ओष्ठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। फिर अगला 8वां भेद इसका है कि परिवर्तन के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। फिर अगला 9वां जो भेद है वह है जिह्वा के उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो चलिए हम इसमें एक एक का अर्थात स्वर में जो पहला भेद है अर्थात पहला जो वर्गीकरण हुआ है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, पहले हम इसी के बारे में जानते हैं। फिर एक एक क्रम करके सभी जितने भी लिखे गए हैं, जितने भी वर्गीकरण अर्थात जितने भी भेद लिखे गए हैं सभी के बारे में जानते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने होते हैं। मित्रों देखिए उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 होते हैं। नंबर 1 पर मूल स्वर होता है और नंबर 2 पर आता है संधि स्वर। और इसके कितने भेद होते हैं, इसके कौन कौन से अर्थात इसकी कितनी संख्या है, मूल स्वर की संख्या कितनी है और संधि स्वरों की संख्या कितनी है, उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए देखिए उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पर इसमें आता है मूल स्वर। नंबर क्या है? 1 क्या है? मूल स्वर अर्थात इसके 2 भेद हुए। नंबर 1 पर क्या है? मूल स्वर और नंबर 2 पर है संधि स्वर। नंबर 2 पर क्या है? संधि स्वर। अब हम इसके बारे में जानते हैं मूल स्वर किसे कहते हैं। मूल स्वर उसी को कहते हैं कि वे स्वर जो उत्पत्ति से ही एक रहते हैं। वे स्वर जो उत्पत्ति से एक रहते हैं अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हीं को मूल स्वर कहते हैं। और वे स्वर जो 2 सजाती एवं विजाती स्वरों से मिलकर बनते हैं उन्हें संधि स्वर के नाम से जानते हैं। और मूल स्वरों की संख्या 4 है और संधि स्वरों की संख्या 7 है। लेकिन मित्रों जब स्वर 11 हुए तो 4 जब मूल स्वर हो जाएंगे उसके बाद जो 7 बचेंगे वही क्या हो जाएंगे? संधि स्वर होंगे। कौन कौन से हैं देखिए। इसमें मूल स्वर है ह्रस्वा, ह्रस्वी, ह्रस्व और री। यही देखिए क्या है? मूल स्वर है। और संधि स्वर ऐसे स्वर जो 2 सजाती एवं विजाती स्वरों से मिलकर बनते हैं उन्हें संधि स्वर के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए इनकी संख्या कितनी है? 7 और इनकी संख्या है 4। जैसे देखिए इसमें आ बराबर हो जाएगा दीर्घा, ह्रस्वी और ह्रस्वी से हो जाएगा दीर्घी। फिर आगे है ह्रस्व प्लस ह्रस्व बराबर हो जाएगा दीर्घ। यही देखिए आपके क्या हो गए? मूल दीर्घ हो गए। क्या हो गए? मूल दीर्घ स्वर हो गए। फिर आगे देखिए इसी में है आ प्लस ई बराबर हो जाएगा ए। फिर आ प्लस ए बराबर हो जाएगा आई होगा। आ प्लस ऊ बराबर हो जाएगा ओ। फिर आगे है आ प्लस ओ बराबर हो जाएगा औ। यही देखिए क्या हो गए? ए आपके 4 क्या हो गए? संयुक्त स्वर हो गए। क्या हो गए? संयुक्त स्वर। अब देखिए यानी
मूल स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जो उत्पत्ति से ही एक रहते हैं, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही मूल स्वर होते हैं। और वे स्वर जो दो सजातीय एवं विजातीय स्वर से मिलकर बनते हैं, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। और मूल स्वरों की संख्या है 4, आ, ई, उ और री, ये मूल स्वर है। फिर इसके बाद दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु, ए, आई, ओ और औ, यही क्या होते हैं? संधि स्वर कहे जाते हैं। तो देखिए, यानी उत्पत्ति के आधार पर कितने हुए? 2 मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या 4 और संधि स्वरों की संख्या होती है 7। ये पहला वर्गीकरण रहा स्वर का। फिर दूसरा वर्गीकरण है कि जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण वो कितने प्रकार से हुआ है। देखिए, आप लोगों को भी बता रहे हैं। देखिए, दूसरा भेद है जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण ये हुआ है 2 प्रकार से। नंबर 1 पर आता है सजातीय स्वर। सजातीय स्वर, इसको सवर्णी भी कहते हैं। सवर्णी स्वर अर्थात सवर्णी या वर्ण। फिर नंबर 2 पर आता है विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, इसको जब ये सवर्णी हो तो ये क्या होगा? असवर्णी हो जाएगा। असवर्णी। अब देखिएगा, सजातीय स्वर किसे कहते हैं? कि वे स्वर जो उच्चारण एवं बनावट के आधार पर एक होते हैं। वे स्वर जो उच्चारण एवं बनावट के आधार पर एक होते हैं, अर्थात एक से रहते हैं, एक के समान रहते हैं, उसे सजातीय स्वर कहते हैं। और वे स्वर जो उच्चारण एवं बनावट के आधार पर एक दूसरे से अलग होते हैं या अलग रहते हैं, उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। देखिए, इनकी संख्या, यानी देखिए सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे आ के बाद आ, यानी दीर्घ आ गया, ये क्या हो गया? सजाती। ई यानी ह्रस्वी दीर्घी, क्या हो गया? सजाती हो गया। ह्रस्व दीर्घु, ये क्या हो गया? सजाती, अर्थात ये सजाती के अंतर्गत रहे। फिर विजाती में देखिए, जैसे आ, ई, आ, उ, अर्थात ह्रस्व आ और री, ये आपके क्या हो गए? विजातीय स्वर हो गए। सजाती माने समान जात के, समान जात माने जात के, यानी जो स्वर समान जात के होते हैं उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं, और जो स्वर समान जात के नहीं होते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। देखिए रहे। फिर आगे यानी देखिए, जात के आधार पर क्या है? स्वर के 2 भेद, सजातीय और विजातीय। फिर तीसरा भेद है, अर्थात तीसरा जो स्वरों का वर्गीकरण हुआ है वो हुआ है पेशियों के तनाव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसको अब हम इसके बारे में देखते हैं। यानी पेशियों के तनाव के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर शिथिल स्वर है और नंबर 2 पर कठोर स्वर है। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, तीसरा वर्गीकरण हुआ है पेशियों के तनाव के आधार पर। पेशियों के तनाव के आधार पर। अब देखिए, इसके आधार पर, अर्थात पेशियों के तनाव के आधार पर स्वरों का 2 भेद है, अर्थात इसके आधार पर 2 भागों में बांटे गए हैं। नंबर 1 पर है शिथिल स्वर और नंबर 2 पर है कठोर स्वर। अब जानते हैं शिथिल स्वर किसे कहते हैं? शिथिल स्वर उसी को कहते हैं ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में या जिनका उच्चारण करते समय मांसपेशियों पर तनाव उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें शिथिल स्वर कहते हैं। और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मांसपेशियों पर तनाव उत्पन्न होता है, उन्हें कठोर स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या 3 होती है, यानी शिथिल स्वर भी 3 होते हैं और कठोर भी स्वर 3 होते हैं। जैसे देखिए, नंबर 1 पर है शिथिल स्वर और नंबर 2 पर है कठोर स्वर। शिथिल स्वर में आता है ह्रस्वा, ह्रस्वी और ह्रस्व।
फिर देखिए आगे है कठोर स्वर। कठोर स्वर में है दीर्घा, दीर्घी और दीर्घू। यानी देखिए जब हम इसका उच्चारण करेंगे यानी हरस्वा, हरस्वी और हरसु का जब उच्चारण करेंगे तो मांसपेशियों पर कोई तनाव उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जब वहीं पर हम दीर्घा, दीर्घी और दीर्घू की बात करेंगे अर्थात इनका जब उच्चारण करेंगे तो मांसपेशियों पर तनाव उत्पन्न होता है। तो पेशियों के देखिए, पेशियों के तनाव के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं अर्थात दो भागों में बांटे गए हैं। नंबर 1 पर होता है शिथिल स्वर और नंबर 2 पर है कठोर स्वर। फिर आगे आते हैं अर्थात इसका चौथा भेद है, चौथा वर्गीकरण है कि उच्चारण के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण। तो चलिए हम इसके बारे में भी जानते हैं। चौथा भेद है उच्चारण के अनुसार यानी उच्चारण के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है? तो 2 प्रकार से हुआ। कितने प्रकार से हुआ है? 2 प्रकार से। नंबर 1 पर है निरानुनासिक और नंबर 2 पर आता है अनुनासिक, उसी को सानुनासिक भी कहते हैं। यानी निरानुनासिक किसे कहते हैं? निर माने अभाव, अनुनासिक माने अनुनासिक का अर्थात ना का ऐसे स्वर। निरानुनासिक किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में केवल मुख से हवा निकलती है उसे निरानुनासिक कहते हैं। और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख और नाक से हवा निकलती है अर्थात दोनों से हवा निकलती है, मुख और नाक से हवा निकलती है, उन्हें अनुनासिक या सानुनासिक स्वर के नाम से जानते हैं। देखिए जैसे इसमें पहला इसका भेद है निरानुनासिक, चाहे निरानुनासिक स्वर। और नंबर 2 पर आता है अनुनासिक, चाहे इसको सानुनासिक भी कहते हैं, सानुनासिक स्वर। अब देखिए यानी निरानुनासिक के अंतर्गत क्या आएंगे? यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में केवल मुख से हवा निकलती उन्हें निरानुनासिक कहते हैं। और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख और नाक से हवा निकलती है उसे सानुनासिक या अनुनासिक कहते हैं। और निरानुनासिक के अंतर्गत 11 स्वर आते हैं अर्थात जितने स्वर 11 स्वर होते हैं वही निरानुनासिक होते हैं। और अनुनासिक उसे कहते हैं जैसे देखिए जो चंद्र बिंदु होता है, जैसे देखिए अंग इसको कहा गया यानी आ के ऊपर और चंद्र बिंदु लग गया, आ कहा गया और यहीं पर ई लिखा जाए, इसके ऊपर चंद्र बिंदु कर दिया जाए। हरसु के ऊपर यदि चंद्र बिंदु लगा दिया जाए तो यह क्या हो जाता है? अनुनासिक हो जाता है। और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अर्थात आ कहिए, अगर हम आ कर रहे हैं तो मुख और नाक दोनों से हवा निकलती है तो ये अनुनासिक कहे जाते हैं। और वे स्वर जिनके उच्चारण में केवल मुख से हवा निकलती है उसे निरानुनासिक कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अगर इसका हम उच्चारण करेंगे तो इसमें केवल मुख के अलावा नाक से हवा नहीं निकलती है। तो उच्चारण के अनुसार 2 वर्गीकरण अर्थात उच्चारण के अनुसार या उच्चारण के आधार पर स्वरों के 2 वर्गीकरण हुए। तो 2 भेद हुए। नंबर 1 पर है निरानुनासिक और नंबर 2 पर है सानुनासिक या अनुनासिक। अब फिर इसके बाद हम आते हैं यानी अगला भेद, अगला वर्गीकरण जो है वह काल मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। चलिए हम इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए 5वां वर्गीकरण है मात्रा काल के आधार पर, मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखिए इसके भी 3 भेद होते हैं। नंबर 1 पर है हरस्व स्वर, नंबर 1 पर है हरस्व स्वर। इसे एक मात्रिक भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर। और नंबर 2 पर आता है दीर्घ स्वर, इसको द्विमात्रिक कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। और फिर अगला तीसरा जो इसका भेद है वो है प्लुत स्वर,
इसको त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। अब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जितना समय लगता है, अच्छा अर्थात स्वरों का उच्चारण करते समय जितना समय लगता है उसे मात्रा काल स्वर के नाम से जाना जाता है। और इसके देखिए 3 भेद हैं। नंबर 1 पर है हर्ष स्वर, और नंबर 2 पर है दीर्घ स्वर, और नंबर 3 पर है प्लुत स्वर। हर्ष स्वर उसे कहते हैं ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उसे हर्ष स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं, हर्षवा, हर्षवी, हर्षु और री होते हैं। फिर आगे है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। 3 मूल दीर्घ जो होते हैं वो होते हैं। फिर आगे देखिए 4 जो संयुक्त स्वर होते हैं वो भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही आते हैं। फिर आगे है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को लुप्ताकार चिन्ह के भी नाम से जाना जाता है, वो भी हिंदी में जाना जाता है, और संस्कृत में उसी को अवग्रह चिन्ह के नाम से जानते हैं। और इसका अर्थात जो प्लुत स्वर होता है, लुप्ताकार चिन्ह जो होता है, यह दूर की, जैसे किसी को जब बुलाया जाता है, दूर कोई जैसे व्यक्ति दूर हो, बुलाने के अर्थ में ही या चिल्लाने के ही अर्थ में इस प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखिए इसमें, यानी हर्ष स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ और री, ये जो होते हैं ये हर्ष स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर होते हैं दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु और ओ और औ होता। यही क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। और प्लुत स्वर जो ये अवग्रह चिन्ह होता है, जैसे देखिए ओम लिखा जाए, ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। और इसको देखिए संस्कृत में इसी को अवग्रह चिन्ह के नाम से जानते हैं। देखिए समाप्त क्या हुआ, यानी मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितना, 3 हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। फिर इसके बाद आगे आते हैं, अगला जो वर्गीकरण हुआ है वो हुआ है जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। चलिए हम उसके बारे में भी जानते हैं। देखिए अगला भेद है, यानी छठा भेद है जिह्वा की स्थिति के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखिए कितने प्रकार से हुआ है। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया हुआ है 3 प्रकार, अर्थात ये 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण हुआ है। नंबर 1 पर आता है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। चलिए देखिए, यानी पहला भेद इसका क्या है, अग्र स्वर, अग्र स्वर। और नंबर 2 पर है मध्य स्वर, मध्य स्वर। और नंबर 3 पर आता है पश्च स्वर। अग्र स्वर किसे कहते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के अर्थात विवर के मुख के विवर भाग को अर्थात अगले भाग को स्पर्श करती है या अगले भाग की तरफ संकेत करती है, उसी को अग्र स्वर के नाम से जाना जाता है। और इनकी संख्या है 4। देखिए, यानी अग्र स्वर की संख्या कितनी है, 4। हर्षवी, दीर्घी, ए और ऐ। ये देखिए जब आप इसका उच्चारण करेंगे, यानी देखिए कहिए ई ए ऐ, जब इसका हम उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी जो जीभ हमारी है वह अगले भाग की तरफ संकेत करती है, अर्थात इशारा करती है। वही जो उससे जो वर्ड उत्पन्न होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ जो है मध्य भाग की तरफ स्थिर रहती है, अर्थात इशारा करती है, संकेत करती है, उसी को मध्य स्वर के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए इसमें आता है हर्षवा, आता है क्या आता है, हर्षवा। जब आप हर्षवा का उच्चारण करेंगे यानी आ का देंगे तो जीभ जो होती है हमारे मुख में अर्थात
मध्य में ही रहती है, अर्थात मध्य की तरफ क्या करती है, इशारा करती है, संकेत करती है, वही क्या होता है, मध्य स्वर कहलाता है। फिर आगे देखिए है पश्च स्वर। पश्च स्वर का मतलब ये होता है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ हमारी पिछले भाग की तरफ अर्थात मुंह के पीछे जाती है, मुंह के अंदर भाग में पीछे की तरफ संकेत करती, इशारा करती है, उसी से जो वर्ण उत्पन्न होते हैं वे पश्च स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत देखिए आता है दीर्घा है, फिर आगे है ह्रस्व, दीर्घ, ओ और औ। ये देखिए जो होते हैं ये पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। यानी देखिए जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के तीन वर्गीकरण अर्थात तीन प्रकार से रहे, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर होते हैं। ये भी समाप्त हुए। फिर अगला जो भेद है यानी अगला वर्गीकरण है वो है ओष्ठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। देखिए अगला भेद है ओष्ठों की आकृति, ओष्ठों की आकृति, आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर, इसके आधार पर देखिए स्वरों का यानी स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है, तो दो प्रकार से हुआ है। नंबर एक पर है वृत्तमुखी और नंबर दो पर है अवृत्तमुखी। तो देखिए पहला भेद है वृत्तमुखी, वृत्तमुखी और नंबर दो पर है अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। अब देखिएगा यानी वृत्तमुखी किसे कहते हैं, ऐसे स्वर हमारे दोनों ओष्ठ, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे दोनों ओष्ठ वृत्त के आकार के अर्थात गोल आकार के हो जाते हैं, उन्हीं को वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे देखिए यदि हम उच्चारण करते हैं जैसे ह्रस्व, जैसे उ ह्रस्व, दीर्घ, उसके बाद ओ और अगर हम चार स्वरों का उच्चारण करेंगे तो हमारे जो ओष्ठ होते हैं वे वृत्त के आकार अर्थात गोल आकार के हो जाते हैं, वही वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे देखिए ह्रस्व, दीर्घ, ओ और औ। अगर हम जब इनका उच्चारण करेंगे तो इनके उच्चारण में हमारे ओष्ठ गोल आकार के अर्थात वृत्त के आकार के हो जाते हैं, वही वृत्तमुखी होते हैं। और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे ओष्ठ वृत्त के आकार के अर्थात गोल आकार के नहीं होते हैं, वही अवृत्तमुखी कहलाते हैं। जैसे देखिए अगर हम कहते हैं दीर्घा, चाहे ह्रस्वा, दीर्घा, ई, दीर्घी, इसके बाद ए और ऐ, अगर हम इसका उच्चारण करेंगे तो हमारे ओष्ठ वृत्त के आकार के नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें अवृत्तमुखी कहते हैं। और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ गोल आकार के हो जाते हैं उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं। तो देखिए ओष्ठों की आकृति के आधार पर स्वरों का दो वर्गीकरण रहा, अर्थात वर्गीकरण दो भेद रहा, नंबर एक पर वृत्तमुखी और नंबर दो पर अवृत्तमुखी। फिर इसके बाद अगला जो भेद है यानी आठवां जो इसका वर्गीकरण हुआ है वो हुआ है परिवर्तन के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके कितने भेद हैं चलिए उसको भी हम बताते हैं। अगला देखिए है परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें देखिए यानी परिवर्तन के आधार पर कितने प्रकार से वर्गीकरण हुआ है, तो दो प्रकार से हुआ है। नंबर एक पर आता है अचल स्वर और नंबर दो पर आता है चल स्वर। पहला है इसका भेद अचल स्वर, अचल स्वर और नंबर दो पर है चल स्वर, चल स्वर। यानी देखिए अचल स्वर किसे कहते हैं, ऐसे स्वर जो उत्पत्ति से ही अपरिवर्तित रहते हैं अर्थात परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें अचल स्वर कहते हैं। और ऐसे स्वर जो उत्पत्ति से परिवर्तित होते रहते हैं उन्हीं को चल स्वर के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए इसमें
चल स्वर। पहला ह्रस्वा, ह्रस्वी, ह्रस्व और री, यही होते हैं अचल स्वर होते हैं। और देखिए आ धन, आ जब कर देंगे तो हो जाएगा दीर्घा हो जाएगा। ह्रस्वी, ह्रस्वी बराबर हो जाएगा दीर्घी। और यहाँ ह्रस्व, ह्रस्व कर देंगे तो हो जाएगा दीर्घू। फिर आगे आ धन ई कर देंगे तो हो जाएगा ए, आ धन ए कर देंगे तो हो जाएगा आई होगा। और आ धन ऊ करेंगे तो हो जाएगा ओ। और आ धन ओ कर देंगे तो हो जाएगा आओ। यही क्या हो गए, देखिए आपके 7 क्या हो गए, चल स्वर हो गए और 4 क्या हो गए, अचल स्वर हो गए। यानी देखिए परिवर्तन के आधार पर स्वर के कितने भेद रहे, 2, अर्थात 2 प्रकार से वर्गीकरण हुआ है, अचल स्वर और चल स्वर। और अचल में 4 और चल स्वरों की संख्या 7 होती है। फिर अगला जो 9वां वर्गीकरण हुआ है वो हुआ है जिह्वा के उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए 9वां भेद है जिह्वा के उठने, जिह्वा के उठने के आधार पर, जिह्वा के उठने के आधार पर। इसके देखिए यानी इसके आधार पर 4 वर्गीकरण हुआ है। नंबर 1 पर आता है संवृत और नंबर 2 पर आता है विपरीत आता है। विपरीत इसका अर्थ होता है मुख का फैलना, मुख का फैलना। और अगला तीसरा है, फिर अगला है चौथा है अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत। इसका अर्थ होता है मुख का आधा फैलना, मुख का आधा फैलना। देखिएगा यानी समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, इनके उच्चारण में जिह्वा हमारी जो होती है मुख विवर के ऊपर के भाग की तरफ उठती है, उसी से जो वर्ण प्राप्त होते हैं उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। फिर जैसे देखिए ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व और दीर्घू। यानी यही देखिए क्या होते हैं, 4 जो स्वर होते हैं ये समृद्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला देखिए दूसरा क्या है विपरीत। विपरीत माने होता देखिए समृद्ध माने क्या होता मुख का खुलना और विपरीत माने होता मुख का फैलना। इसकी देखिए परिभाषा है कि इनके उच्चारण में या इनका उच्चारण करते समय जिह्वा जो होती है मुख विवर के बीच भाग में रहती है, तब बीच ही भाग में रहती है, उसी को क्या कहते हैं, विपरीत कहते हैं। और इसकी संख्या 1 है, वह है दीर्घ आ। क्या है, दीर्घ आ। यानी यह जो होता है विपरीत के अंतर्गत आता है। फिर अगला देखिए है अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध का अर्थ होता है मुख का आधा खुलना और इसकी परिभाषा है कि इनका उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर से उठ करके बीच की तरफ आती है, वही उसी से जो वर्ण प्राप्त होते हैं उसे अर्ध समृद्ध कहते हैं। जैसे देखिए कहिए ए ओ कहेंगे तो जिह्वा जो होती है ऊपर से बीच में आती है, बीच की तरफ आती है। इसके अंतर्गत होते हैं 2 वर्ण अर्थात 2 स्वर ए और ओ। ये होते हैं क्या, यानी अर्ध समृद्ध होते हैं। फिर अगला देखिए आगे आता है अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत का अर्थ होता है मुख का आधा फैलना। इसकी परिभाषा है कि इसके उच्चारण में जिह्वा जो होती है नीचे से उठकर मुख विवर के बीच भाग में आती है और उसी से जो वर्ण प्राप्त होते हैं वही क्या कहलाते हैं, अर्ध विपरीत कहलाते हैं। और देखिए अर्ध विपरीत कौन कौन से स्वर होते हैं, इसमें होता आ के बाद अय है, अय के बाद औ। यही देखिए जो 3 हुए क्या अर्ध विपरीत कहे जाते हैं। देखिए जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से रहा। नंबर 1 पर रहा समृद्ध,
विपरीत, आगे है अर्थ समृद्ध, फिर अगला है अर्थ विपरीत, जिसका अर्थ समृद्ध का अर्थ होता है मुख का खुलना। इसके अंतर्गत रहे 4 स्वर ह्रस्वी, दीर्घी और ह्रस्व और दीर्घ। फिर अगला है विपरीत माने मुख का फैलना। इसके अंतर्गत एक स्वर रहा दीर्घा। फिर अगला है अर्थ समृद्ध, इसका अर्थ होता है कि मुख का आधा खुलना। इसके अंतर्गत 2 स्वर रहे ए और ओ रहे। फिर अगला देखिए अर्थ विपरीत, इसका अर्थ होता है मुख का आधा फैलना। इसके अंतर्गत 3 स्वर रहे, ह्रस्व रहा, ऐ रहा और औ। ये क्या रहे, यानी नवा जो है जीवा के उठने के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण रहे। इस प्रकार से देखिए स्वरों का वर्गीकरण समाप्त हुआ। अर्थात हिंदी में स्वरों की संख्या, अर्थात जो स्वरों का वर्गीकरण रहा इस प्रकार से रहा, और हिंदी में स्वरों की संख्या है 11। फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।